हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हम लोग के यहाँ न्यायपालिका है, किस तरह से न्यायपालिका कार्य करती है और सबसे सर्वोच्च संस्था न्यायपालिका कौन सा है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किस तरह से न्याय प्रशासन हमारे देश में चलता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से इसमें हम आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद हम हाई कोर्ट देखेंगे। और इससे पहले हमने जो देश में हम एक बताए थे कि तीन तरह से हम लोग को सरकार देश संचालित होता है। एक कार्यपालिका होता है, विधायिका होता है, न्यायपालिका होता है। तो कार्यपालिका का हम बता दिए, जिसमें राष्ट्रपति केंद्र में आते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। और कोई हम राज्य की बात करें तो राज्य कार्यपालिका में आते हैं राज्यपाल हो जाते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें विधायिका की, तो विधायिका केंद्र में हो जाते हैं संसद के अंदर जो आता है लोकसभा और राज्यसभा। उसको हम वीडियो बना के इसमें डाल दिए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पॉलिटिका। और फिर हम बात करते हैं कि राज्य में विधायिका कौन कौन सी होती है। तो राज्य में विधानमंडल के अंदर 2 सदन होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपको विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। सभी राज्यों में तो अस्तित्व में विधान परिषद नहीं है, बट 6 राज्यों में वर्तमान में है। जैसे उत्तर भारत में 2 राज्य हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाते हैं। दक्षिण भारत में 2 राज्य हो जाते हैं, 4 राज्य हो जाते हैं, जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, इत्यादि राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। तो विधानसभा विधान परिषद आपको राज्य में विधायिका केंद्र आता है। इसको ही वीडियो हमने बना करके प्लेलिस्ट में डाल दिया, उसको देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं न्यायपालिका। और न्यायपालिका के तहत प्रथम हम देखें सुप्रीम कोर्ट के। तो हम लोग के देश में कोई किसी राज्य या किसी केंद्र का अलग अलग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायपालिका नहीं है। आपको हम डीपीएसपी में पढ़ाए थे कि डीपीएसपी जो है राज्य नीति तत्व में, कि जो अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 50 में कहा जाता है कि अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक किया गया है, पृथक रखा गया है। तो अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक रखा गया है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है इस देश में, किसी के दबाव में नहीं, किसी सरकार में नहीं, किसी के सरकार के दबाव में काम नहीं करता है। तो हम एक इस तरह समझ सकते हैं कि जो हमारे देश है उसमें एक इस तरह से पिरामिड के रूप में कार्य करता है न्यायपालिका। और न्यायपालिका यही पिरामिड बंधा हुआ है। सबसे ऊपर हो जाता है आपका, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, उसके नीचे हाई कोर्ट हो जाता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाता है। तो इस पर से आप समझते हैं एक संरचना बना हुआ है। और एक किसी भी केंद्र या राज्य का अलग नहीं है, दोनों का बराबर होगा। केंद्र राज्य का अलग अलग कहीं नहीं किया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर रहेगा, इसके नीचे हाई कोर्ट होगा, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। और कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, यहाँ उसको न्याय नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट को आने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट में उसे न्याय नहीं मिलता है तो यहाँ भी अपील कर सकता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय सभी से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। तो ये इसी के बारे में चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसकी इतिहास शुरुआती से अगर देखें तो हम लोग एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आप नाम सुने होंगे। इसी के तहत 1774 में प्रथम बार कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसका प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि हर एक एग्जाम में इसको पूछा जाता है कि प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई थी, या प्रथम बार न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आपको याद है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में प्रथम बार कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और वहाँ के प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। तो ये रही इनका शुरुआती दौर। जो न्यायालय की स्थापना की बात अगर भारत में चलती है तो प्रथम शुरुआती दौर यहाँ से देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935, आपको पता हो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अगर जो संविधान में जितने भी वर्णित अनुच्छेद है उसमें 250 से अधिक अनुच्छेद यहाँ से लिया गया है, 250 से अधिक अनुच्छेद यहाँ से ग्रहण किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि टोटल 2 अनुच्छेद उसमें से 395 में से 250 यहाँ से लिया गया है। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भाग लिया गया है। तो यहीं से आपको प्रथम बार इसी अधिनियम के तहत भारत में भारत शासन 1935 के तहत भारत में 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी।
न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसमें आपको पूछा कि प्रथम बार किया गया था कब, तो आपको कलकत्ता में, अगर भारत में पूछेगा कि प्रथम बार कब किया था, तो भारत शासन ने 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसी का प्रारूप जब आज़ादी हम लोग को मिला, तो जो संघीय न्यायालय का प्रारूप था, इसी का प्रारूप हम लोग को देखने को मिलता है जब आज़ादी हम लोग को 1947 में। उसके बाद आपको एक दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसको आपको 28 जनवरी, जो बिहार लोगों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1950 को दिल्ली में स्वतंत्र भारत में जब स्वतंत्रता हम लोग आज़ादी हम लोग को मिल गई, तो इसी का जो संघीय न्यायालय है, इसी का प्रारूप को लेकर के 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जो वर्तमान फिलहाल में लोग सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, यही आपको स्थापना इसी दिन हुआ था, 28 जनवरी 1950 को। तो उम्मीद करते हैं कि इसका प्रारंभिक आप इतिहास जान चुके हैं। चूँकि प्रथम बार अगर पूछेगा तो भारत शासन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसका प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। उसके बाद आपको भारत शासन 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और इसी का प्रारूप जब हम लोग को आज़ादी मिला, तो इसी का प्रारूप को उठा करके 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत में पूछेगा तो 28 जनवरी 1950 को, और उससे पहले पूछा है कि देश में कब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो 1 अक्टूबर 1937 को, अधिनियम 1935 के तहत। आइए अब आगे देखते हैं। तो हम लोग गठन देख लिए 1935, और इसी में पूछता है कि आपको कितना जज होगा। तो जब संविधान बना था शुरुआती में, तो शुरुआती में आपको एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। इस प्रकार से मिलाकर के 8 टोटल न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 8 न्यायाधीश थे। अगर वर्तमान स्थिति देखें तो ये तो आपको मूल जब सुप्रीम कोर्ट बना था, तो एक मुख्य न्यायाधीश थे, CJI एक थे, और 7 अन्य न्यायाधीश थे। इस प्रकार से 8 टोटल न्यायाधीश थे। वर्तमान की बात करें, आपको बताना भूल गए थे, ये जो आप देख रहे हैं इतना सारी अनुच्छेद, इसका गठन की चर्चा मिलती है अनुच्छेद 124 के 1 में। 124 के 1 में मिलता है इसका गठन की जानकारी। तो वर्तमान की बात करें तो एक आया था सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2019 में आया था। इसके तहत एक अन्य न्यायाधीश, वर्तमान में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश की चर्चा की। अन्य न्यायाधीश की संख्या बढ़ा दिया गया, संसद द्वारा इसे संख्या बढ़ा 33 कर दिया गया। टोटल अभी देखते हैं 34 है। तो 33 एक है मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। टोटल अभी 34 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछता है कि सुप्रीम जो भी जज की संख्या बढ़ाने की किसको पावर है, तो संसद को पावर है कि जज की संख्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बढ़ाने का क्षमता संसद को है, यही बढ़ा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2019 के तहत 33 को अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी टोटल 34 को भी सुप्रीम कोर्ट में आपको न्यायाधीश हैं। तो याद रखिएगा, मूल जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 28 जनवरी 1950 को, उस टाइम आपको एक न्यायाधीश थे, 7 अन्य न्यायाधीश थे, टोटल मिला के 8 न्यायाधीश थे। वर्तमान स्थिति देखें तो बढ़ते बढ़ते आज जब सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक अधिनियम 2019 आया, इसमें कहा गया कि 33 अन्य न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी टोटल मिला के 34 न्यायाधीश। तो इस प्रकार से आप न्यायाधीश की संख्या समझ चुके होंगे कि कितना वर्तमान में है। तो वर्तमान में पूछा तो 34 है, और शुरुआती पूछा तो 8 था टोटल। तो यहाँ से याद रखिएगा। इसकी गठन की जानकारी हमें 124 के 1 में मिलता है। आइए देखते हैं आगे नियुक्ति किसकी, तो जजों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के 2 में, अनुच्छेद 124 के 2 में। तो इसकी नियुक्ति, जजों की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके सुझाव पे, तो अभी कोलेजियम सिस्टम वर्तमान में अभी वर्तमान में जो जजों की नियुक्ति थी कोलेजियम सिस्टम के तहत होता है। इसमें एक न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल मिला के 5 सदस्य होते हैं, और यही सुझाव देते हैं राष्ट्रपति को
तो राष्ट्रपति द्वारा जजों की नियुक्ति की जाती है। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि जज के सलाह पर ही जज की नियुक्ति होती है हमारे देशों में। तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, यही 5 सदस्य होते हैं और 5 सदस्य मिलकर कहते हैं राष्ट्रपति को, जो भी नाम सुझाते हैं कि हाँ फलाने आदमी को आप नियुक्त कीजिए जज, तो राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जजों की नियुक्ति की जाती है। यही कॉलेजियम सिस्टम याद रखिए, कॉलेजियम सिस्टम अभी भारत में अवेलेबल है। इससे पहले एक आया था आपको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC। तो इसमें क्या किया कि इसको सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे दिया, कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये गलत है, कानून के तहत नहीं चलेगा। तो कॉलेजियम सिस्टम में प्रकार फिलहाल में देखने को मिलेगा। NJAC का ही पूछे तो इसको याद रखेगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके तहत नहीं करके अब कॉलेजियम सिस्टम के तहत किया जा रहा है, जो शुरुआती में था। तो इसमें एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, 5 मिलकर जो नाम सुझाते हैं, जिस व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति के पास देते हैं, राष्ट्रपति उन्हीं को जज नियुक्त कर देते हैं। तो नियुक्ति समझ गए होंगे अनुच्छेद 124 के 2 में। आइए योग्यता देखते हैं। योग्यता देखते हैं 124 के 2 में योग्यता। तो योग्यता क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए? तो सबसे पहले तो भारत के नागरिक, सबसे पहले इनको भारत के नागरिक होना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 साल तक जज का कार्य किया हो, या 10 साल तक एक या अधिक हाई कोर्ट में वकील का कार्य किया हो, या राष्ट्रपति के नज़र में विधिवेता हो या कानून का विशेषज्ञ हो। तो योग्यता में आप देख सकते हैं कि वो भारत के नागरिक हो, प्रथम तो कंडीशन फॉलो करना चाहिए। और ये जो देख रहे हैं 1 2 3 पॉइंट में कोई एक फॉलो होना चाहिए। इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि जो योग्यता है, जो अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार योग्यता दर्शाता है, उसमें मुख्य रूप से 2 ही पॉइंट याद रखना है। या तो पहला तो भारत का नागरिक हो, और दूसरा है कि एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 साल तक जज का कार्य किया हो। अन्यथा अगर ये योग्यता आपको किसी के पास नहीं है, जज बनने के लिए गया है, तो ये वाला योग्यता नहीं है, तो उसको 10 साल तक एक से अधिक हाई कोर्ट में वकील का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। या तो फिर राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेता या कानून के विशेषज्ञ होना चाहिए, उसी को आप सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो भारत का नागरिक हो, एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 साल तक जज का काम किया हो, या तो 10 साल तक किसी एक या एक से अधिक न्यायालय में आपको वकील का कार्य किया हो, या राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेता हो, उसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि योग्यता भी आप लोग समझ गए होंगे। आइए इसके बाद देखते हैं हटाने की विधि। जजों को हटाने की विधि। इसको आपको 124 के 4 और 5 में इसकी जानकारी मिलती है। चार और 5 में इसकी जानकारी मिलती है। तो हटाने की विधि में 2 पॉइंट याद रखिएगा। प्रथम हो जाएगा साबित कदाचार, और दूसरा हो जाएगा असमर्थता।
असमर्थता, मतलब अपने आप में वो असमर्थ है कि हम अब काम करने लायक नहीं हैं। तो अब साबित कदाचार, साबित कदाचार में होता है कि अगर उनको जज नियुक्त किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उनको अगर देखा जाता है कि कानून के अनुरूप नहीं चलते हैं, संविधान के अनुरूप नहीं चलते हैं, संविधान के विपरीत चल रहे हैं, संविधान के अतिक्रमण कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग संविधान कर रहे हैं, तो उनको साबित कदाचार के तहत हटाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि हटाने की विधि में संसद में प्रस्ताव लाना पड़ता है। इसी में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। तो किसी भी सदन में आप शुरू कर सकते हैं। इसको महाभियोग आप कह सकते हैं। महाभियोग राष्ट्रपति पर जो चलता है उसी टाइप के इसको महाभियोग है, इस पर भी चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए भी महाभियोग का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहता है कि राज्यसभा में 50 सदस्य द्वारा और लोकसभा में 100 सदस्य द्वारा। देखिए आप यहाँ याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन फंसाएगा क्या एग्जाम में कि जब जज पे महाभियोग चलता है तो किस सदन में शुरू किया जाता है। तो आप चाहे राज्यसभा में पहले पेश करिए तो लोकसभा में, कहीं भी पहले आप पेश कर सकते, कहीं भी प्रस्ताव उसको पेश किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि राज्यसभा में पेश हो तो 50 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, लोकसभा में पेश हो तो 100 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है और फाइनली राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा। तो जज साहब को कुर्सी अपना छोड़ना पड़ेगा। तो हटाने की विधि में आप देख लें कि साबित कदाचार अगर होता है कि वो अतिक्रमण संविधान कर रहे हैं, संविधान के रूप नहीं चल रहे हैं, तो संसद में महाभियोग लाया जाएगा, जिसमें से राज्यसभा से 50 सदस्यों द्वारा और लोकसभा के 100 सदस्यों द्वारा। पहले आप कहीं शुरू कर सकते हैं, माने तो यहाँ भी पहले शुरू हो सकता है या तो यहाँ भी शुरू हो सकता है। कहीं एक बाध्यता नहीं है कि कहीं एक जगह शुरू करना पड़ेगा। तो राज्यसभा में भी पहले जाएगा तो लोकसभा में पास होकर जाएगा, लोकसभा में पहले जाएगा तो राज्यसभा में पास होकर जाएगा। तो राज्यसभा में 50 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर होगा, लोकसभा में 100 सदस्य हस्ताक्षर होगा और 2/3 बहुमत से, यहाँ याद रखिएगा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पेश करके लोकसभा राज्यसभा भेजता है या राज्यसभा लोकसभा भेजता है। और फाइनली जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा तो जज साहब को कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। तो आप देख लें कि साबित कदाचार में किस तरह से हटाया जाएगा। संसद में एक असमर्थता होता है, मतलब अपने आप में काम करने में समर्थ नहीं है, तो उनको भी हटा दिया जाएगा। तो हटाने की विधि देख लें कि जजों को हटाने की विधि 124 के 4 और 5 में इसकी जानकारी मिलती है। अब आइए देखते हैं शपथ। योग्यता हो गया, हटाने की विधि भी हो गया, अब शपथ हम लोग देखते हैं। शपथ 124 के 6 में, अनुच्छेद 124 के 6 में इसकी जानकारी मिलती है। तो शपथ राष्ट्रपति द्वारा इनको दिलाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट जजों की शपथ दिलाई जाती है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। शपथ राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज बनेंगे उस सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति द्वारा उसको शपथ दिलाया जाता है अनुच्छेद 124 के 6 के तहत। शपथ के बाद हो गया इनका त्यागपत्र। तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे, शपथ भी राष्ट्रपति से लेंगे और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसको त्यागपत्र देगा, तो राष्ट्रपति का त्यागपत्र देगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो आप शपथ भी समझ गए। आगे देखते हैं आपका कार्यकाल। जजों का कार्यकाल। तो जजों के कार्यकाल में आप एक पॉइंट देख सकते हैं कि इनका जो कार्यकाल होता है 65 वर्ष की उम्र तक जज कार्य कर सकते हैं। जब तक इनको 65 साल नहीं हो जाता सुप्रीम कोर्ट में। और हाई कोर्ट में आगे हम बताएंगे, हाई कोर्ट में आपको 62 साल नहीं होना चाहिए।
मैक्सिमम एज, और मिनिमम एज की मतलब कम से कम एज की बात नहीं की गई है, न्यूनतम एज की बात नहीं की गई है, क्योंकि कम से कम एज इसलिए नहीं पूछा जाता है कि उसमें जब भी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो कोई आपको जाते हैं तो विशेष एक्सपीरियंस होल्डर ही जाते हैं, चाहे तो 10 साल कहीं वकालत किए हैं या कहीं वो 5 साल हाई कोर्ट में जज रहे हैं वही जाते हैं, तो मिनिमम एज नहीं पूछा जाता है, मैक्सिमम पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितने सालों तक वो रह सकते हैं। तो 65 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट का जितने भी जज हैं 65 वर्ष तक वो कार्य कर सकते हैं। तो कार्यकाल खत्म हुआ। वेतन की बात करते हैं कि इनकी वेतन कितनी होती है। तो वेतन आपको जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, एक अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो हम बताएं कि एक चीफ जस्टिस होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000, 2,80,000। आपको अन्य न्यायाधीश की वेतन होती है 2,50,000। तो इस प्रकार से आप वेतन देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजों का, मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश 33 न्यायाधीश हैं उनके 2,50,000। तो इस प्रकार से आज हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखे गठन, नियुक्ति, योग्यता, हटाने की विधि, शपथ, कार्यकाल और वेतन। नेक्स्ट में हम कार्य और शक्ति देखेंगे और जो भी पॉइंट इससे बनता है सुप्रीम कोर्ट से उसको हम देखेंगे। फिलहाल इतना ही देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और लंबा होता है तो आप लोग देखने में मज़ा भी नहीं आता है और आप लोग अच्छे से देख नहीं पाते हैं। तो इतना में कहीं अगर कन्फ्यूजन होगा, कहीं नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिएगा कि हाँ यहाँ ये पॉइंट समझ में नहीं आया। और बाकी उम्मीद करते हैं कि एकदम सरल भाषा में समझाया है। और फर्स्ट पार्ट ये होगा, सेकंड पार्ट फिर हम लाएंगे, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बताएंगे, क्योंकि जितना भी एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम लाइक क्वेश्चन होता है, वही हम यहाँ पे सेट करके आप लोग बताते हैं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।